हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं पास पेपर्स। ठीक है, तो पास पेपर पहला मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज FMSM ओल्ड सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव। इस वीडियो में पहले मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो 40 पूरे क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में अपन पूरा FM के जो 60 क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। दिसंबर 23 का पेपर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फटाफट वीडियो लाइक कर दो और फटाफट मेरे साथ साथ आपको ध्यान देना है। सारे जो टिप्स हैं, ठीक है, या जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा। कहाँ टीचर्स आपको हेल्प कर सकते थे, कहाँ आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोराइज करनी है, टीचर क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो वो मेमोराइज करनी है तो आपको बार बार पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के बीच से पूछ रही है, कोई भी लाइन उठा के, जो कि आप एज ए ह्यूमन एक लाइन ख्याल में नहीं रख सकते। मतलब कौन सी चीज़ों का आपको टेंशन लेना चाहिए, कौन सी चीज़ों का टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे हिसाब से काफ़ी इजी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप गिनोगे अगर, तो मुझे लगता है हर पेपर में कम से कम 40 में से 25 क्वेश्चंस तो इजी आते हैं। 20 to 25, ठीक है, मिनिमम कह रहा हूं। तो उतना तो आपको मिनिमम मिलना ही चाहिए। नहीं मिल रहा है मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो, मतलब आपको सारे मार्क्स चाहिए, आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं की है कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, मैं कितना पेपर अटेम्प्ट करूं, जबरदस्ती सारा पेपर अटेम्प्ट न करूं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी मैं 4 सालों से बताते आ रहा हूं, नथिंग न्यू। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम SM वाले पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, SM वाले पोर्शन पे आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला है स्केलर चेन इंडिकेट्स। ठीक है, स्केलर चेन आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें वन ऑफ द प्रिंसिपल आता है स्केलर चेन। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला है एम्प्लॉय शुड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स दैट अलाउ देम टू स्पेशलाइज इन सर्टेन एरिया। देयर हैव टू बी यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, फॉर ईच एम्प्लॉय। द टीम कम्स बिफोर द इंडिविजुअल, ठीक है, टीम को आपको प्रायोरिटाइज करना है। एंड फॉर दिस ईच कंपनी शुड हैव अ क्लियर हायरार्कियल स्ट्रक्चर एंड दैट शुड बी नोन टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो बोलो क्या आएगा। स्केलर चेन का मतलब क्या है। स्केलर चेन, चेन को आप कनेक्ट कर सकते हो हायरार्की के साथ। चेन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेन होती है, उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक हायरार्की होता है। आपने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, उसमें भी आपने वर्ड हायरार्की स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो कहते हैं। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो ये मीनिंग होता है स्केलर चेन का, कि भाई कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। जो चेन होती है कमांड की वो क्लियर होनी चाहिए और सबको कम्युनिकेट हो चुकी होनी चाहिए, उसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो वो होता है स्केलर चेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ कुछ बहुत ही इजी है जिसमें कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करना है, तो मैं वो फटाफट आगे बढ़ते जाऊंगा। तो कून्स एंड ओडोनल बिलीव दैट देयर ऑट टू बी 5 की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दोज फंक्शंस। ठीक है, कौन सा मैनेजमेंट के फंक्शंस में नहीं है एज पर कून्स एंड ओडोनल। ठीक है, तो आप पढ़ के ही आपको ख्याल में आ जाएगा। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग भी होता ही है, मोटिवेटिंग। अब मोटिवेटिंग ब्रॉड फंक्शन नहीं होता है, वो अंदर अंदर आपने डायरेक्टिंग में अंदर अंदर पढ़ा होगा, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये वो। ठीक है, तो ये कोई 5 फंक्शंस का पार्ट नहीं है और क्लियरली ऊपर ऊपर से पढ़ के आपको क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पेपर में अगर आप देखोगे, आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस अप्लाइड वाले आए हैं, केस स्टडी टाइप। ठीक है, केस स्टडी टाइप आए हैं जिसमें आपको कंसेप्ट्स अप्लाई करने हैं। मैं इतना कहूंगा कि 5 में से 4 तो इजी ही है, एक आध में आई थिंक आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मोर और लेस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है ये जो केस स्टडी पैटर्न में थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए ये फेयरली इजी है। ठीक है, ध्यान दो, आ जाओ। वाई इज अ क्लोथिंग ब्रांड दैट ऑल्सो ऑफर्स कंज्यूमर्स वॉशेबल डायपर प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड है और
डायपर प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द पावर ऑफ द बायर्स, ध्यान दो, पावर ऑफ द बायर्स इन वाई इंडस्ट्री। हम कौन है? जब तक हम कौन है क्लियर नहीं है, आप कभी भी केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम यहां पे वाई हैं, हम वाई हैं, बिजनेस है, कंपनी है वाई। तो हमारा जो बायर है उसका पावर कब हाई रहेगा ये आपको बताना है, कब बायर का पावर हाई रहेगा। अगर बायर का पावर हाई है मतलब हमारा पावर कम है। दोनों का पावर एक साथ कम भी नहीं हो सकता, दोनों का पावर ज्यादा भी नहीं हो सकता। एक का कम है तो दूसरे का ज्यादा है, दूसरे का ज्यादा है तो पहले का कम है। तो बस आपको यही देखना है कि कहां हमारा पावर कम है और बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल है। तो पहला है वाई हैज फ्यू राइवल्स इन द डायपर प्रोडक्ट्स। हमारे जो राइवल्स हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम है। कॉम्पिटिटर्स कम है मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स मार्केट में कम है। जब नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं, तो बायर का बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है। बहुत लॉजिकल है, लोग ही कम है, नंबर ऑफ सेलर्स कम है तो पलड़ा सेलर का भारी होगा ना भाई, क्योंकि वो कम है, उनके पास मोनोपोली टाइप सिचुएशन है, कम सेलर्स हैं तो बायर का पावर कम होता है, हाई नहीं होता। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर है वाई डायपर प्रोडक्ट्स हैव अ नंबर ऑफ स्पेशल फीचर्स डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम दोज ऑफर्ड बाय इट्स राइवल। मतलब ये हमारा प्लस पॉइंट है, मतलब हमारा बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, बायर का बार्गेनिंग पावर कम होगा। ठीक है, हमारे फेवर में क्या क्या है ये आपको देखना है। तो हमारे अगर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं तो हमारा बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमको पता है जो हम बेच रहे हैं वो कहीं और कोई नहीं बेच रहा। मैं मेरा भी एग्जांपल दे सकता हूं, सर आप CFM ये सब ये सब्जेक्ट्स इतने महंगे बेच रहे हो। मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं किसी और का सस्ते में मिल रहा है, ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे क्या मतलब परमिशन मांगने आए हो? ले लो ना, अगर सस्ते में मिलता है तो। मुझे पता है जो फीचर्स मैं देता हूं वो और कोई नहीं देता। तो अगर आपको वो फीचर्स चाहिए तो आप मेरे पास ही आओगे। तो मेरा मतलब सेलर का जो पावर है वो ज्यादा है, बायर का पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है तो हमारा पावर ज्यादा है, बायर का पावर कम है। और अगर इसका उल्टा सोचोगे कि अगर मैं एक जेनेरिक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट जेनेरिक है, सारे गांव के लोग वही बेच रहे हैं, तब बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं सेकेंड एस्पेक्ट भी बता रहा हूं। तो डिफरेंशिएटिंग की वजह से हमारा पावर ज्यादा है। देयर प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर, इतना ही काफी है। अगर बायर के लिए वो अहमियत रखती है तो उसका बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि उसको लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसके लिए क्रूशियल है, तो उसका बार्गेनिंग पावर कम होता है ना। जैसे हमें अगर कोई चीज चाहिए ही चाहिए तो हम तो कितना भी पैसा लेके ले ही लेते हैं ना, मतलब हमारा बायर का बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है अगर कोई चीज हमारे लिए क्रूशियल है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो ये इसमें भी सेलर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, बायर का बार्गेनिंग पावर कम है। और लास्ट है वाइज कस्टमर टिपिकली यूजेस कंपैरिजन वेबसाइट्स टू सी हाउ मच देयर डायपर्स आर कॉस्टलियर फ्रॉम द नंबर ऑफ डिफरेंट सेलर। ये पढ़ के ही ख्याल में आ जाता है कि आपका बायर प्राइस सेंसिटिव है। बायर अगर प्राइस सेंसिटिव है तो उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, क्योंकि वो कंपैरिजन भी कर सकता है। ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिससे आपकी फील्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंपेयर किया जा सकता है, तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। आए ख्याल में? तो ये आपका ऑप्शन आएगा डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रानू, a top level manager of a large manufacturing plant, tries to ensure that the material spoilage is not more than 5%। मतलब आप चाहते हो कि आपका मटेरियल का जो स्पॉइलेज है, वेस्टेज है, वो 5% से कम होना चाहिए इनपुट का। तो ये आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन अप्लाई कर रहे हो? ठीक है, शी इज परफॉर्मिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ विच। बोलो, सोच के देखो, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें क्लियर आंसर नहीं होता। मतलब मुझे सहानुभूति है बच्चों के साथ कि ऑप्शन इस तरह ड्राफ्ट किए गए हैं कि जेन्युइनली आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कुछ कुछ में ऐसा होता है, तो आपको बहुत थोड़ा सा गहराई में बच्चे सोचते नहीं है। जहां से आपकी पासिंग आने वाली है, FM SM में SM से आपकी पासिंग आने वाली है, वहां आपको टाइम देना पड़ेगा।
वहां अगर कोई चीज को गहराई में सोचना है, विजुअलाइज करना है तो करना पड़ेगा कि जो 25-30 मार्क आपका बेस है पासिंग का वो यहीं से आएगा। तो यहां आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचो कि ऑर्गेनाइजिंग, इसमें मैं कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, कोई रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, नहीं। तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे हो सकता है? कंट्रोलिंग, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। क्या चीज कंट्रोल करना चाहता हूं? स्पॉइलेज। स्पॉइलेज को एक लिमिट के अंदर रखना चाहता हूं, तो ये कंट्रोलिंग ही है ना भाई, ठीक है। तो कंट्रोलिंग आ सकता है। प्लानिंग, प्लानिंग का कुछ है ही नहीं, प्लानिंग तो हो चुकी है ना कि क्यों स्पॉइलेज कंट्रोल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो प्लानिंग एस्पेक्ट होता है। यहां लिखा है ट्राइज टू एंश्योर, इसलिए मैं कह रहा हूं ग्रामर पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। काफी बच्चों का ग्रामर वीक होता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका ग्रामर वीक है। कंफ्यूजन ग्रामर की वजह से ही होगा और नहीं तो क्या। कंसेप्ट अगर इजी है स्टिल आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब ग्रामर में थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो यहां लिखा हुआ है ट्राइज टू एंश्योर, यहां से मैं कह सकता हूं कि कंट्रोलिंग है, कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहां प्लानिंग हो ही नहीं रही, प्लान्स टू ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग वाला लैंग्वेज इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग नहीं हो सकता। लीडिंग का मतलब होता है डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग भी नहीं है, हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दे रहे हैं, हम बस इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा स्पॉइलेज एक लिमिट के अंदर रहे, मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स लाइक सिविल कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल। अब ये मैं कह रहा हूं कुछ कुछ चीजें प्योर मेमोराइजिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिमाग लगा के कोई फायदा ही नहीं है। बहुत बच्चे ना मेरा दिमाग खा रहे हैं मेरे लेक्चर बायस, नहीं लगाना है दिमाग, ये सब आपके फ्यूचर में आपको काम नहीं आने वाले। हर चीज को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और जहां सीरियसली लेना है कोई चीज को वहां लेंगे ही नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। सीपीएम पर कंपनी सेक्रेटरी में ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आगे, आपको ये सब नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया के लिए दिया गया है, ये आपका कोर एरिया नहीं है, तो यहां बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि मॉड्यूल में आपके उतनी डिटेल में कुछ चीजें नहीं दी गई हैं, काफी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे दे दी गई हैं जो कंसेप्ट में ऊपर पढ़ाई नहीं गई हैं, तो वो पॉइंट्स आपको नहीं समझेंगे। समझ रहे हो, सिलेबस वैसा ड्राफ्टेड नहीं है, हर चीज को कनेक्ट करके हर चीज का बैकग्राउंड समझाया नहीं गया है, तो कुछ चीजें मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एम में लिखते जाता हूं जो प्योर मेमोरी वाला है, ठीक है, जहां दिमाग लगा के फायदा नहीं है, डेटा को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा फिर आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप वो टेबल देखोगे तो उसमें एक पॉइंट आता है कि सूटेबिलिटी, सूटेबल फॉर, तो उसमें आता है कि पर्ट जो होता है वो अनसर्टेन एरियाज में यूज होता है। तो अनसर्टेन एरिया मतलब R&D, वहां एग्जाम्पल जो बुक में दिया उसी के हिसाब से आपको जाना होगा। गूगल पे आप नहीं जा सकते, काफी बच्चे एसएम के लिए गूगल कर रहे हैं, गूगल नहीं कर सकते। आप करोगे तो फिर कहां कितना गूगल करना है, कितना डेप्थ में जाना है, क्या चीजें यूज करनी है, क्या चीजें इग्नोर करनी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको समझ है तो आप यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को लेकिन नहीं समझ में आता क्या मेरा यूज करना है, क्या मेरे सिलेबस से रेलेवेंट है, क्या नहीं है, क्योंकि एसएम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एसएम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई, उस पर कोर्सेज हैं अलग से। तो आप ऐसा मत समझो कि इतना सही चिंदी सा ये सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, इस पे कोर्सेज भी होते हैं, तो बहुत डिटेलिंग में गूगल में आपको चीजें मिलेंगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सीपीएम इसका आंसर आता है। पर्ट में लिखा हुआ है R&D प्रोजेक्ट्स और सीपीएम में लिखा है सिविल कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग, क्योंकि वो रूटीन होते हैं, उनका एक प्रोसीजर फिक्स्ड होता है, बस उसको एक सीक्वेंस में आपको एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम सीपीएम यूज करते हैं। पर्ट R&D में यूज हो सकता है, मतलब सेम क्वेश्चन आपको अब R&D के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि दो ही है ना, एग्जाम्पल में दो ही नाम थे, एक पर्ट के लिए R&D था, सीपीएम के लिए यही था सिविल कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग। अब सेम तो रिपीट नहीं होगा, अब इसी पे पूछना हो तो आपको अब आएगा कि R&D प्रोजेक्ट्स में क्या सूटेबल है, तो आंसर आएगा पर्ट, ठीक है। मैं यही टिप्स बता रहा हूं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following signifies attractive industry as per the Porter's 5 forces model? बोलो कौन से एग्जाम्पल में इंडस्ट्री अट्रैक्टिव लगेगी। पहला है हाई बैरियर टू एंट्री। हाई बैरियर टू एंट्री क्या मतलब है कि उस इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है,
अब आपको किसके बारे में सोचना है? आपको किसके बारे में सोचना है? आपको इंडस्ट्री प्लेयर के हिसाब से सोचना है कि अगर मेरी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैं जाना चाहता हूं, अगर उसमें कोई भी नत्थु वगैरह न आ पाए तो ये तो अच्छी बात है ना। उल्टा भी सोचो कि अगर सपोज हाई बैरियर न हो तो वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कैसे होगी? क्योंकि कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगी। सोच के देखो, ज्यादा लोग अगर एंटर कर सकते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगी, और कंपटीशन जिस फील्ड में ज्यादा होती है वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कैसे होगी? थोड़ा समझ रहे हो ना, गहराई में जाना पड़ता है। बच्चे सिर्फ एक स्टेप सोचते हैं, आपको एक दो स्टेप और आगे जाके भी सोचना होता है, या उसका जो ऑपोजिट होता है वो भी थोड़ा सा सोचना होता है कि आपका जो आप जो समझ रहे हो वो सही है कि नहीं, उल्टा भी सोचना होता है। तो हाई बैरियर अगर ना हो, लो बैरियर टू एंट्री हो, मतलब कोई भी आके उस इंडस्ट्री में आ सकता है और हमसे कॉम्पीट कर सकता है, तो ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं हो सकती। मतलब जहां हाई बैरियर टू एंट्री है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, वहां अच्छा है, मतलब वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। एक बार भाई आप एंटर कर गए और आपने अपना नाम बना लिया तो आप चैन से उसको लीड कर सकते हो, उस इंडस्ट्री में लंबे समय तक बने रह सकते हो, तो वो इंडस्ट्री आपको एंटर करने के लिए अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, हाई बैरियर टू एंट्री। बाकी भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बायर्स बार्गेनिंग पावर, कोई इंडस्ट्री में अगर बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, मतलब आपका बार्गेनिंग पावर कम है, जहां आपका बार्गेनिंग पावर कम है वहां तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं होगी आपके लिए। सेम फॉर सप्लायर, कोई इंडस्ट्री में अगर आपके सप्लायर के पास ज्यादा पावर है, मतलब आपके पास पावर नहीं है, तो वो इंडस्ट्री आपको कैसे अट्रैक्ट करेगी? और फिर है इंटेंस कंपटीशन, ये तो बच्चे को भी ख्याल में आ जाना चाहिए कि अगर कोई फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आएगा जिसमें अपना इंडस्ट्री अट्रैक्टिव आएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। Which of the following is about communication with employees and other stakeholders of the organization, which let them see where the organization is aspiring to head in the future? बस इतने से ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। Where the organization is aspiring to be in the future, it is called as vision statement। ठीक है, एक ही इसमें तीनों चारों ऑप्शन में एक ही है जो फ्यूचर की बात करता है, वो है विजन स्टेटमेंट। ठीक है, तो काफी फेयरली इजी है, फेयरली इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब वो इजी भी मैं चलो बताते जाता हूं। ये इजी है, एज इट इज लाइन आपके बुक्स में है, ये भी काफी इजी है। ठीक है, ये अप्लाइड है तो मैं चलो इजी नहीं बोल रहा हूं इसको। कंट्रोलिंग ये भी काफी इजी था। सीपीएम चलो ये रट्टा मारने वाला था तो ठीक है, ये मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव, ये इजी था मेरे हिसाब से। ठीक है, ये भी फ्यूचर बोले तो एकदम इजी है, पंचवर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इज मॉडल्ड इन साइक्लिकल फ्रेमिंग ऑफ वेरियस स्टेप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेप्स। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की स्टेप्स पे आपको क्वेश्चन किया गया है कि इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली नॉलेज को कम टेस्ट कर रहा है, आपका रिटेनिंग पावर या आपका जो ग्रामर है या आपका जो अटेंशन टू डिटेल है वो टेस्ट कर रहा है। कंसेप्ट इसमें कहीं है ही नहीं, कंसेप्ट टेस्ट ही नहीं हो रहा इसमें। काफी क्वेश्चन में कंसेप्ट ही टेस्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, पहला है डेलिब्रेटिंग मिशन। ठीक है, सही है, पहले आप डेलिब्रेट करोगे फिर आप गोल्स बनाओगे। अब यहां देखो, बस आपको अटेंशन देना है कि हम पहले मिशन बनाते हैं और फिर जब गोल बनाएंगे तो काय पे बनाएंगे? मिशन पे ही बनाएंगे ना। जो हमारा मिशन है उसी को अचीव करने के लिए तो गोल बनाए जाते हैं, बस उन्होंने मिशन की जगह विजन वर्ड डाल दिया बस। तो ये समझ रहे हो, थोड़ा मुझे मतलब एक क्या बोलूं मैं, आई डोंट नो क्या टेस्ट हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो बस ये विजन वर्ड गलत है, यहां पे मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट के बेस पे हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। एग्जामिनिंग इंटरनल एनवायरमेंट, एग्जामिनिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, बाकी सारे प्लानिंग के स्टेप्स हैं, ये बस एक वर्ड की वजह से वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं इजी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो, आ जाओ 69, काफी इजी है। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोसेस। ठीक है, सिक्स सिग्मा प्रोसेस में दो आप पढ़ते हो। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए जो आता है वो आता है DMAIC, अगर आपको याद होगा DMAIC, तो बस उसी पे क्वेश्चन है।
आपको सिर्फ करेक्ट फ्लो बताना है। अब DMAIC यही तो फ्लो का सीक्वेंस है ना, तो बस DM तो B और C, ठीक है, DMAIC, ठीक है। तो बहुत ही बच्चों टाइप ये क्वेश्चन था, DMAIC आपने पढ़ा ही होगा, तो ये उसी सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ GE मैकेंजी मैट्रिक्स। काफी बच्चों को तो GE मैकेंजी रिकॉल करने में ही बड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी होती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं, गहराई में जाके SM के आंसर्स आपको बहुत सोच समझ के टिक करने होते हैं। 15-20 मिनट ज़्यादा भी लग गए ना, चल जाता है, क्योंकि आपको वैसे भी मेरे ख्याल से पूरा पेपर सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पूरा पेपर आप सॉल्व कर पाओगे वैसा बनता ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन गलत ड्राफ्टेड होते हैं, जो हर पेपर में इंस्टीट्यूट भी एक्सेप्ट करते हैं कि गलत ड्राफ्टेड है। कुछ 1-2 आउट ऑफ बुक्स आ जाते हैं, तो आप वैसे भी 85-90 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। It helps to prioritize the limited resources in order to achieve the best returns. It provides synergic benefit that could exist between 2 or more business units. Managers becomes more aware कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है, and identifies the strategic steps the company needs to make to improve the performance of the business portfolio. तो अगर आप देखोगे, अगर आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ा तो सब नहीं होगा, पर याद नहीं आ रहा होगा। डिसएडवांटेज में एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो पढ़ाते वक्त भी मैंने लेक्चर बायस को बताया हुआ है, और शायद मैंने रिवीजन सीरीज में भी बताया होगा कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अलग अलग बिजनेस के जो सिनर्जिक इफेक्ट होते हैं वो ये मैट्रिक्स अकाउंट फॉर नहीं करती है। मतलब एक बिजनेस यूनिट के लिए अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसका इंपैक्ट कहीं और भी होता है। हर बिजनेस यूनिट इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके बिजनेस यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो आपको कलेक्टिवली डिसीजन लेना चाहिए, पर ये एस्पेक्ट ये मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करती है, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर आपको ये याद है तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एडवांटेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिसएडवांटेज में कवर्ड है। आए ख्याल में? तो इट प्रोवाइड्स सिनर्जिक बेनिफिट लिखा है, पर एक्चुअल में क्या है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन आएगा, दिस इज नॉट एन एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है, इतना ही काफी है आंसर के लिए। बोलो कौन सी थ्योरी में, कौन से स्ट्रेटेजी या कंसेप्ट में आपने पढ़ा था? पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कल्चर दे वर्क इन। बोलो क्या आएगा? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों का गोल होना चाहिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो TQM में बेस्ड ऑन ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेशन होता है। फिर है डैश इज एसेंशियल फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेज प्लानिंग प्रोसेस एंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है। हाईएस्ट लेवल कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? कॉर्पोरेट लेवल। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें समझाने में, सबको पता है। फिर है, ये मैं कह रहा हूं कि काफी बारीक क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। बिजनेस पॉलिसी के बारे में 10-15 लाइन है, और वन ऑफ द कोई एक लाइन होती है, वो भी इस तरह की कि आप ध्यान ना दो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ऑल्सो वाली कि ये ऑल्सो दिस ऑल्सो दैट, तो अपन इतना उस पर ध्यान नहीं देते, हम कोर चीज पे ध्यान देते थे। तो जो ऑल्सो अदर पॉइंट्स दिए रहते हैं जो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब SM को किस तरह पढ़ना चाहिए, अब मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि भाई ये इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट तो नहीं हो रहा, बहुत बारीक चीजों पे पूछा जा सकता है। तो ये एक्चुअली टफ था, मुझे भी टफ लगा, ठीक है। तो बिजनेस पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूड्स डीलिंग विथ। अब बिजनेस पॉलिसी आप वर्ड सुनोगे तो आपको काफी चीजें याद आएंगी कि भाई आपके सबऑर्डिनेट्स आपके बिना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के खुद ही काम कर सकें, तो आप बिजनेस पॉलिसी पहले ही बना लेते हो। ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो ऑल्सो वाला पॉइंट पूछा है जो एकदम से क्लिक नहीं होता, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस विथ विच
ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव। तो गोल कैसे अचीव करेंगे, क्या रिसोर्सेस एक्वायर करने होंगे, वो है प्रोसेस दैट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली टू कीप द स्ट्रैटेजी अप टू डेट। अब ये थोड़ा मुझे लगता है क्लियर है कि ये नहीं आता है, स्ट्रैटेजीज अप टू डेट रखना, ये इसका बिजनेस पॉलिसी से ज्यादा कनेक्शन नहीं है। प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड बाय द बिजनेस एट प्रेजेंट, एंड फोर्थ इज रिसर्च एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग है, तो इसका आंसर है ए, और एज इट इज लाइन मॉड्यूल में आपको दिख जाएगी, एज इट इज लाइन उठा के डाल दी गई बस। ठीक है, तो बिजनेस पॉलिसी ऑल्सो डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस विथ विच द गोल्स कैन बी अचीव्ड। आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी टफ था। एक चार्ट आपको दिया गया है जिसमें आई थिंक 5 पॉइंट्स है, मैं बता देता हूं। हिल एंड जोन्स करके एक आपको एक दिया रहेगा। मैं 2-3 अटेम्प्ट से सोच ही रहा था इसमें मैं क्या क्वेश्चन बनाऊं, मैं बना नहीं पाया, बट आ गया है। और क्वेश्चन क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो याद होने चाहिए, जो कि बहुत कठिन है। अगर कोई चीज में 5-6 पॉइंट्स हैं, नॉट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो तभी आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो जब आपके 5 के बाद 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद है क्लियरली कि हाँ ये नहीं था। तो मगिंग अप का समझ रहे हो, ये मेमोराइज वाला एरिया है कि हिल एंड जोन्स में क्या क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूं मॉड्यूल में। पहला है आपका इनोवेशन, सेकेंड है क्वालिटी एज एक्सीलेंस, फिर है रिस्पॉन्सिवनेस, क्वालिटी एज रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, लिख लो। मॉड्यूल का पेज नंबर है 490। ठीक है, आप देख सकते हो 490 पेज पे चार्ट दिया है। तो हिल एंड जोन्स ने 5 पॉइंट्स के लिए कहा है। हिल एंड जोन्स हैव डेवलप्ड द कर्व which connects together the 3 issues in developing a successful business model। तो वो क्या चीजें कनेक्ट करती हैं, वो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और इसमें पूछा गया है कौन सा एक पैरामीटर नहीं है। पहला है सस्टेनेबिलिटी, पहला ही है। ठीक है, अभी मैंने 5 आपको पॉइंट्स बताए, उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं था। तो ये सब मेमोराइजिंग है, लॉजिकली नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेमोराइजिंग वाला काम है। इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी, बाकी 3 है, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट। इट टॉक्स अबाउट हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, हाउ पे ध्यान देना है। इसमें भी लिखा है वेयर यू वांट टू बी, लेकिन मेन वो नहीं है, मेन क्या है, हाउ, आप वहां तक कैसे पहुंचोगे। तो ये तो मिशन स्टेटमेंट बताता ही ना, हाउ का जवाब देता है मिशन स्टेटमेंट, और वेयर का जवाब देता है विजन स्टेटमेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये है, ये अबाउट मिशन स्टेटमेंट है। इट डिस्क्राइब्स वेयर द कंपनी वांट्स टू बी। अब यहां हाउ हाउ कुछ नहीं लिखा है, यहां सीधे लिखा है वेयर द कंपनी वांट्स टू बी। ये तो विजन स्टेटमेंट के बारे में है, मतलब दिस इज नॉट अबाउट मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, वेयर द कंपनी वांट्स टू बी। इसका मिशन स्टेटमेंट से कनेक्शन नहीं है, वो विजन स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज एंड व्हाट इट मेक्स डिफरेंट। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं और कैसे हम डिफरेंट हैं, तो ये मिशन स्टेटमेंट के बारे में है। इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट लीडिंग टू द फ्यूचर। यहां पे भी वर्ड फ्यूचर है। लोग ना बस अपने मर्जी से एक ही वर्ड पे ध्यान देते हैं, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, विच लीड्स टू द फ्यूचर। तो यही मिशन स्टेटमेंट का काम है कि आप विजन को कैसे अकम्प्लिश करोगे वो भी बताना। तो ये भी मिशन स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, तो क्लियरली बी आपका ऑप्शन आएगा, इजी है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी थोड़ा सा ग्रामर और अटेंटिवनेस टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन इंप्लीमेंटिंग एचआर स्ट्रेटेजी। मानो मेरी बात, मैं भी बहुत क्वेश्चंस बनाने की बहुत कोशिश करता हूं। मैं एमसीक्यू टेलीग्राम पे भी लेता था, अभी भी लेता हूं, डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी लेता हूं, मैं काफ़ी क्वेश्चन बनाते रहता हूं। पर ये इस टाइप के क्वेश्चन ना मैं भी नहीं बना पाता हूं। मतलब क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाते हो आपको सोचना होता है कि आप क्या टेस्ट कर रहे हो, यहां क्या टेस्ट हो रहा है भगवान जाने। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। बहुत शॉकिंग है कि इस टाइप के एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं। मतलब तैयारी कैसे करनी चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो एचआर स्ट्रैटेजीज में आप जो स्टेजेस पढ़ते हो कि एचआर की रिक्वायरमेंट पता करो, फिर आपका फोरकास्ट करो कि फ्यूचर में आपका क्या एचआर का रिक्वायरमेंट होने वाला है, तो वो माइनस करो, डिफरेंस निकालो, तो उसको आप कहते हो गैप। और उस गैप को भरने के लिए
आप एचआर स्ट्रेटेजी बनाते हो। ठीक है, ये 4 स्टेप्स होती हैं। तो पहला सही है, असेसिंग द करंट कैपेसिटी, फोरकास्टिंग द फ्यूचर एचआर रिक्वायरमेंट्स, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट द एचआर स्ट्रैटेजी। पढ़ने में ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत है, मैं बता रहा हूं, मुझे भी बहुत टाइम लगा, टीचर को ही बहुत टाइम लग रहा है, तो स्टूडेंट की क्या हालत होगी मैं समझ सकता हूं, वो भी पेपर जैसे प्रेशर में। ठीक है, तो यहां उन्होंने एचआर स्ट्रैटेजीज के जगह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी रखा है। एग्जैक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्ट जो लाइन है वो है, मतलब उन्होंने उल्टा कर दिया है, डेवलपिंग एचआर स्ट्रैटेजीज टू सपोर्ट द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा लाइन है। और उन्होंने क्या किया है, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट द एचआर स्ट्रैटेजी, वर्ड को रिप्लेस कर दिया, शफल कर दिया। क्या बोलूं मैं, क्या टेस्ट हो रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, तो पढ़ने में ऐसा आपको नहीं क्लिक होगा एकदम से कि ये ऐसा शफल किया होगा, क्योंकि इतनी बारीकी से आप सारी चीजें मेमोराइज नहीं कर सकते। और फिर है गैप एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो चलो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप सॉल्व करोगे तो भी क्लियर है। खैर पढ़ने में तो लगता है कि चारों ही पॉइंट्स थे, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, पर ये वर्ड टू वर्ड एकदम सही है। देखो, असेसिंग द करंट कैपेसिटी इसमें एज इट इज है, फोरकास्टिंग एचआर ये भी एज इट इज है, गैप एनालिसिस इसमें मतलब क्लियर है कि कुछ ये नॉट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो गेस वर्क भी कर सकते हो अब इसमें, तो सी ऑप्शन आएगा। एचआर के जगह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी वर्ड है, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन की जगह एचआर स्ट्रैटेजी वर्ड डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हर बार ये भी एक जो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का टेबल आता है, चार्ट आता है, उस पर काफी बार क्वेश्चन आता है, आपको वो भी थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी अंडर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका स्ट्रैटेजी जो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, फिर एक आता है कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज, और एक आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आई थिंक कुछ तो वो आता है। तो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज कैटेगरी में क्या नहीं आता ये आपको पूछा गया है। पहला है प्राइस, क्वालिटी, लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। तो लो कॉस्ट एडवांटेज वाले कैटेगरी में आता है, प्रायोरिटीज वाले में नहीं आता। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। ये भी मेमोराइज करने वाला है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बहुत अच्छे से आपको जब तक याद नहीं होते, और एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं, 7-8 एलिमेंट्स हैं, 7-8 पूरे याद होंगे तब जाके आप कौन सा नहीं है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो काफी डिफिकल्ट है ये। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिफिकल्ट है, मेरे लिए डिफिकल्ट थे एज अ टीचर, तो आपके लिए भी होंगे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। तो ये इजी था। ठीक है, ये टफ है। कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये तो सबसे मेन पॉइंट है, मेन एलिमेंट है। इन्वेंट्री लोकेशन मेन पॉइंट है। ये दो में कंफ्यूजन हो सकता है। लॉजिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिलीवरी पॉलिसी, तो आंसर आता है डिलीवरी पॉलिसी। ठीक है, बाकी तीनों एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। एलिमेंट का लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक अप्लाइड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एबी लिमिटेड करंटली सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स इन यूएस एंड चाइना। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिखा है मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स इन 2 मार्केट्स, यूएस एंड चाइना। व्हाइल इट इज द मार्केट लीडर इन यूएस, ठीक है, मार्केट लीडर है यूएस में, बट चाइना में स्ट्रगल कर रहा है मार्केट शेयर रिटेन करने में, मेंटेन करने में। इट हैज डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ द चाइना एंटायरली एंड फोकस ऑन इट्स यूएस मार्केट्स। ठीक है, फोकस स्ट्रैटेजी होती है कि आप जहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो वहां से आप विड्रॉ करके ऐसे एरिया में ज्यादा मार्केट पेनिट्रेट करते हो जहां पे आपका अच्छा डोमिनेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी डज द एबी डिसीजन रिलेट टू। ये जो आपने डिसीजन लिया है कि आप चाइना से निकल जाओगे और पूरा का पूरा ध्यान अब यूएस पे लगाओगे, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ऑपरेशनल, फंक्शनल, कॉर्पोरेट, बिजनेस। अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो ख्याल में आ गया होगा कि ऑपरेशनल फंक्शनल तो नहीं है, ये किसी एक फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये डे टू डे प्रोसेस से भी रिलेटेड नहीं है, तो इट कांट बी ऑपरेशनल, इट कांट बी फंक्शनल। कंफ्यूजन दो में ही है, बिजनेस या कॉर्पोरेट। अब बिजनेस लेवल क्या होता है, जब आप कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तब वो बिजनेस लेवल होता है। अगर आप ओवरऑल लेवल पे सोच रहे हो
तो वो कॉर्पोरेट लेवल होता है। ठीक है, पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओवरऑल लेवल की बात हो रही है। सारे प्रोडक्ट, सेल इट्स प्रोडक्ट्स, किसी एक एसबीयू की बात अगर की जा रही होती कि मैं ये प्रोडक्ट इस मार्केट में बेचूं नहीं बेचूं, तो वो बिजनेस लेवल हो जाएगी। इसी को मॉडिफाई करके देखो, बदला जा सकता है कि अगर मैं यहां अपने कोई प्रोडक्ट का नाम दे दूं कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में डिसाइड कर रहा हूं, तो फिर वही पूरी चीज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में आ जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, एक ही एसबीयू के बारे में डिसीजन ले रहा हूं, तो वो बिजनेस लेवल हो जाती है। और अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिए ओवरऑल लेवल पे सोच रहा हूं, वही स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आएगा कॉर्पोरेट, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे डिसीजन लिया जा रहा है। सेल इट्स प्रोडक्ट्स, ओवरऑल लेवल पे ये मार्केट का डिसीजन आप ले रहे हो, तो एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर है फॉलोइंग इज द मीन्स बाय विच अ फर्म इज इफेक्टिवली एबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हुए पंचवर्ड्स आपको बात हाईलाइट करना चाहिए, तो बस ये लाइन से ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। कौन सी स्ट्रैटेजी से हम अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग से हम, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम स्टैंड आउट करें, बाकियों से हम डिफरेंशिएट हो सकें। ठीक है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एबल टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ क्लिक हो जाना चाहिए, ये मार्केटिंग फंक्शन में है। ये भी बहुत इजी था। ठीक है, दोनों इजी हैं, ये भी इजी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ, तो ये बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने पढ़ा होगा, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन विच इज अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, और सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। काफी इजी है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फोकस एरिया ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस में आपने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो वो 4 में कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। पहला है प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, पीपल, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। ये भी क्लिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब पढ़ा होगा अच्छे से, 2 4 4 5 6 बार पढ़ा होगा तो क्लिक हो जाएगा, पर अगर आपने 1 या 2 बार ही पढ़ा है, 1 या 2 बार ही रिवीजन हुई है, तो नहीं क्लिक होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं आपको, एसएम 5 बार रिवीजन करने की कोशिश करो, 5 बार। अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा इतना टाइम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पंचवर्ड्स एटलीस्ट 5-6 बार पढ़ लो। पंचवर्ड्स एटलीस्ट 5-6 बार पढ़ लो, तो एटलीस्ट उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसा कोई एरिया नहीं है। ठीक है, क्या क्या है मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। पहला है प्रॉब्लम, सेकंड इज पीपल, पीपल, प्रॉब्लम, पीपल, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, और चौथा है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स के जगह पे आपको दिया है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट कोर एरिया, कोर फोकस एरिया सिचुएशनल एनालिसिस का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी इजी है। बेंचमार्किंग अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, जिसमें हम बाहर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं। फिर उसमें एक सब क्लासिफिकेशन आता है कि अगर आप विद इन द इंडस्ट्री वाले प्लेयर्स से कंपैरिजन कर रहे हो, बेंचमार्किंग कर रहे हो, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल के अंदर एक टाइप होता है कॉम्पिटिटिव, विद इन द इंडस्ट्री वाले, और बियॉन्ड द इंडस्ट्री को कोई नाम नहीं दिया है बुक में। अब कोई पार्ट है, 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को कॉम्पिटिटिव कहते हैं, तो बचे हुए पार्ट को क्या कहेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कोई नाम है नहीं, ऐसा कोई नाम बुक में नहीं है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि बेंचमार्किंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट कॉम्पीट डायरेक्टली विद द कॉम्पिटिटर्स इनसाइड द इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री के बाहर के प्लेयर्स से अगर आप एक्सटर्नल बेंचमार्किंग कर रहे हो, तो कौन सा टाइप माना जाएगा? तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव आएगा। कॉम्पिटिटिव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो विद इन इंडस्ट्री नहीं है। विद इन इंडस्ट्री को आप कॉम्पिटिटिव कहते हो, कोलैबोरेटिव भी नहीं आ सकता। जेनेरिक तो अलग ही है, जेनेरिक तो आपने पढ़ा ही है, काफी अलग है। तो एक ही ऑप्शन आता है नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का उल्टा। ठीक है, इस वजह से आंसर ज्यादा सूटेबल है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, ये कुछ कुछ काफी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टूल्स ऑफ बीपीआर? पहला है विजुअलाइजेशन ऑफ द एंड प्रोसेस एंड बेंचमार्किंग, चेंज मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग, तो ऑल ऑफ अबाउ।
ऑल वाले काफ़ी सिंपल होते हैं थोड़े से, और मैक्सिमम टाइम्स ऑल ही होता है, मैक्सिमम टाइम्स, एक्सेप्शंस होते हैं बट ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एज पर द वैल्यू क्रिएशन। अब ये मैं कह रहा हूं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट आपको नहीं है, वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट आपको सेपरेटली डिटेल में नहीं है। ये बाहर से उठाओ के आउट ऑफ सिलेबस दो तीन क्वेश्चन आते हैं, इनको आप कवर नहीं कर पाओगे। मतलब मेरी भी मजबूरी मेरी शक्ल पे आपको दिख रही होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है बेटा, सिर्फ वैल्यू क्रिएशन की बात नहीं है। अगर आप बाहर गूगल में झांकोगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट दिखेंगे, क्या क्या कवर करोगे, किसको पता इंस्टीट्यूट क्या क्या पूछेगी, किसको पता, किसी को नहीं पता भाई। इसलिए कह रहा हूं, बाहर आप जाओगे तो आपको 20-25 कंसेप्ट और दिखेंगे, सबके बारे में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे, जो सिलेबस में उतना आपसे हो नहीं रहा, आउटसाइड क्या कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी काय पे डिपेंड करती है। पहला है वैल्यू द कस्टमर प्लेस ऑन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, कस्टमर के लिए आपकी कितनी वैल्यू है प्रोडक्ट की, द प्राइस जो आप चार्ज कर रहे हो, और उसको बनाने में कितना खर्चा लगता है। तो इसलिए आंसर आता है ऑल ऑफ अबव। तीनों के तीनों वैल्यू क्रिएशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि कस्टमर के नजरों में आपकी कितनी वैल्यू है, फिर है आप उनसे कितना पैसा ले रहे हो, आपका एक्चुअल प्राइस कितना है, तभी तो कंपेयर होगा ना कि जो वैल्यू वो सोच रहे हैं और आपकी प्राइस कितनी है। आपकी प्राइस उनकी परसीव्ड वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट कॉस्टली लगेगा और वो नहीं खरीदेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और फिर है इसको बनाने में कितना खर्चा लगता है, ये तो सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। तो तीनों के तीनों प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी में तीनों को कंसिडर किया जाता है। फिर ये भी काफ़ी इजी है, थोड़ा मेमोराइज थोड़ा लॉजिक दोनों का है, ये कॉम्बिनेशन है कि मिन मैक्स कौन सी स्ट्रैटेजी है। ये 4 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। क्या क्या है मैं आपको याद भी दिला देता हूं। कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जो स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करके थ्रेट्स को मिनिमाइज करता है। मैक्स मिन, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर लो, लेकिन उसको आप अपने जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उसको मिनिमाइज करने की सोच रहे हो, मतलब आप लड़ नहीं रहे हो, समझ रहे हो। मैंने पढ़ाते भी बताया था, अपॉर्चुनिटीज को अगर आप टैप कर रहे हो तो आप लड़ रहे हो, आप बुलिश हो या आप थोड़ा एग्रेसिव हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ आपके पास है, आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो क्योंकि आपके पास है, लेकिन उसको यूज करके आप क्या कर रहे हो, आप थ्रेट्स को एलिमिनेट कर रहे हो, तो आप कंजर्वेटिव हो, डरपोक हो, ठीक है। ये मैंने अच्छे से बताया भी था। तो ये कंजर्वेटिव है, मतलब आंसर ये नहीं है, ठीक है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव, कि आप कॉम्पीट करने का आपका ये है इरादा है, कि आपके वीकनेसेस को आप मिनिमाइज कर रहे हो ताकि आप अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर पाओ। सोचो कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है कि मैं वीकनेसेस को मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि मैं अपॉर्चुनिटीज को टैप कर पाऊं, मतलब मैं अपॉर्चुनिटीज को टैप करना चाहता हूं, ये मेरा मोटिव है, मतलब मैं कॉम्पीट कर रहा हूं। जब आप अपॉर्चुनिटीज को टैप कर रहे हो मतलब आप कॉम्पीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आता है मिन मैक्स। एग्रेसिव आपको पता ही है, मैक्स मैक्स, और डिफेंसिव आता है मिन मिन। सिंपल है, हर ऑलमोस्ट पेपर में आपको इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा। तो मुझे नहीं पता बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, मुझे सीरियसली नहीं पता बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। या तो बहुत ही ज़्यादा तुक्केबाजी कर रहे हैं, उनको ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि पूरा पेपर क्यों इजी नहीं आ जाता। नहीं आएगा यार, पास होने लायक आ जाता है। आई डोंट नो उससे लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे कि अगर कोई बच्चा आसानी से 50 मार्क ले सकता है, मुझे नहीं पता वो 50 ले क्यों नहीं रहा, उस 60-65 के चक्कर में वो 40 के भी नीचे चले जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग है ना, नहीं होती तो बात अलग होती, नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आएगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, वीकनेस को मिनिमाइज करके अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करेंगे तो हम कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बताएगा। आगे बढ़ते हैं।
फिर है एबीसी लिमिटेड हैज अपडेटेड द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी हल्का सा है, दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन है कि अगर आपने अपनी पैकेजिंग को अपडेट किया है और थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया है तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है। एनसॉफ के हिसाब से पूछा गया है। एनसॉफ में आपने 4 वेज ऑफ एक्सपांशन पढ़ा होगा, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। तो कौन सा आएगा, तो ये आता है मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि आप नए मार्केट में नहीं जा रहे तो ये मार्केट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। नया प्रोडक्ट नए मार्केट में भी नहीं लेके जा रहे तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकता। मैं नए मार्केट में भी नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूं। कंफ्यूजन सिर्फ कहां है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तो नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि आप पैकेजिंग को अपडेट कर रहे हो। ठीक है, तो पैकेजिंग को अपडेट करने से मुझे नहीं लगता नया प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, जिसके बहुत अलग फीचर्स हैं। सिर्फ पैकेजिंग बदलने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। तो कर क्यों रहे हैं, ताकि हम मार्केट को पेनिट्रेट कर पाए। हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक टाइप का अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं पैकेजिंग अपडेट करके और प्राइस को कम करके। प्राइस कम करना ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि प्राइस कम काहे के लिए किया जाता है, आप खुद बताओ। इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ा होगा ना, प्राइस क्यों कम करते हैं, ताकि हम ज्यादा बेच पाए। ज्यादा बेचने का मतलब क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये काफी मेरे हिसाब से सिंपल है, बट बच्चों को थोड़ा सा, बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। ये भी बहुत इजी है, लगेगा ऐसा डर लगेगा, पर देखोगे ना बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्या है, रेट रिलेटिंग टू स्काई लिमिटेड, आई डोंट नो क्या लिखा है, रेट क्यों लिखा है, डेटा होगा, डेटा रिलेटिंग टू स्काई लिमिटेड इन शोन बिलो, विच प्रोडक्ट इज कैश काउ। ठीक है, कैश काउ आपको आइडेंटिफाई करना है। अब पहले बताओ कैश काउ क्या होता है भाई। कैश काउ क्या होता है, जिसमें मार्केट शेयर हाई हो और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो हो, याद है ना। ठीक है, तो मार्केट शेयर क्या होना चाहिए, हाई। तो हाई में एक ये है 65, लेकिन ग्रोथ रेट हाई है, हाई हाई ये तो स्टार हो गया, तो स्टार हो गया ना। फिर है 50, ये भी हाई है, लेकिन यहां देखो लिखा है लो, मतलब ये कैश काउ हो सकता है, पूरा देख लेते हैं। फिर है 30, अब 30 वैसे देखोगे तो हाई लगेगा, पर आपसे और ऊपर लोग हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जो 50% पे हैं, 65% पे हैं। अब ये भी एक बेसिक कि भाई ये टोटल 100 क्यों नहीं है। ठीक है, टोटल 100 होना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ये, अच्छा ये उस एंगल से नहीं है, सेम इंडस्ट्री में नहीं है, सेम इंडस्ट्री में नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के हैं। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, आपका प्रोडक्ट है अल्फा, उसमें आपका 65 है, 35 बचे हुए लोगों का है जिसका डेटा नहीं दिया है, आपका स्टैंड अलोन अकेले का 65% है, तो हाई है। ठीक है, 30 भी मैं हाई मानूंगा, 15 थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है, लो लो तो ये डॉग हो जाएगा। ठीक है, हाई हाई ये भी आई थिंक, मतलब एक्चुअली हाई है कि लो है डिपेंड करता है कि बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कितना मार्केट शेयर है। वो जब तक नहीं दिया है आप कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि रिलेटिव मार्केट पोजीशन होती है ना, रिलेटिव होती है। तो बट एक आंसर तो क्लियर है, गैमा। हाई मार्केट शेयर 50% तो हाई हो गई, और यहां लिखा ही है कि ग्रोथ रेट लो है, तो ये तो क्लियर आपका कैश काउ में क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्लियर स्टार या डॉग में आ रहा है, कैश काउ में एक ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफी इजी था। फिर है, ये भी काफी इजी है, विथ विच ऑफ द 4 पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड इज द ऑब्जेक्टिव रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर इज एसोसिएटेड विथ। कौन से पर्सपेक्टिव में, कौन से बैलेंस स्कोर कार्ड के कौन से पर्सपेक्टिव में हम एम्प्लॉय टर्नओवर को घटाने की कोशिश करते हैं, तो वो आता है लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ एक ही पॉइंट है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, फाइनेंशियल डायरेक्टली एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है, इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, उसमें हम ऑपरेशनल कॉस्ट घटाने की सोचते हैं, एम्प्लॉय के बारे में नहीं होता है। एम्प्लॉय के बारे में चारों में से एक ही पॉइंट है विच इज
लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जो एम्प्लॉय के बारे में होता है। तो इतना भी अगर आपको पता है तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। फिर ये थोड़ा सा मेमोराइज वाला क्वेश्चन है, पहली बार आया है, आई रिपीट फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है। मतलब सोचो कि इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन ही नहीं है, आप समझो बात को। रिपीट रिपीट कितना पूछेगी इंस्टीट्यूट, कुछ तो धीरे धीरे टफनेस बढ़ती ही जाती है। यही ओल्ड सिलेबस जब खत्म होते आता है तो यही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पेपर्स बहुत टफ आते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो रिपीट रिपीट थोड़ी पूछेंगे। तो अब धीरे धीरे वो अंदर अंदर का थोड़ा सा टफ वाला पूछेंगे। तो ये थोड़ा सा टफ वाला पहली बार पूछ लिया है। जीई मैकेंजी मैट्रिक्स मैंने भी बताया था कि पूरा आप याद नहीं कर पाओगे, पर मैंने आई थिंक पढ़ाते वक्त आपको रेंज बताई है। ठीक है, रेंज कैसे है, कौन से रेंज है, मैंने एसएम प्रोफेशनल के बच्चों को भी आ गया है न्यू सिलेबस में, तो अभी मैंने हाल ही में उनको पढ़ाया था, उसमें भी मैंने एक रेंज बता दी थी कि दो आपके पैरामीटर्स होते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप अभी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चार्ट खोल लो अभी, तो आप देखोगे कि y एक्सिस पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है और x एक्सिस पे आपका यूनिट स्ट्रेंथ है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। 3x3 मैट्रिक्स है, तो 9 टोटल बॉक्स है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर के 3 डब्बे क्या है, इन्वेस्ट ग्रो इन्वेस्ट ग्रो इन्वेस्ट ग्रो। तो उसका आप देखो क्या है, कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, एक है हाई हाई, एक है हाई मीडियम और एक है मीडियम हाई। ये आपको याद करना है, हाई हाई या मीडियम हाई, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो इन्वेस्ट या ग्रो मैट्रिक्स है। फिर आता है डाइवेस्ट और हार्वेस्ट, उसमें आता है लो लो, लो हाई, लो मीडियम या मीडियम लो, कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैंने आपको मैट्रिक्स में ही ऐसा बताया हुआ है, ध्यान दो। कॉम्बिनेशन याद रख लो कि हाई हाई, मीडियम हाई या हाई मीडियम। ठीक है, ये मीडियम और हाई का कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो आएगा इन्वेस्ट ग्रो में। फिर लो लो या लो मीडियम या मीडियम लो, इन दो का कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो वो आता है डाइवेस्ट या हार्वेस्ट। और होल्ड जो आता है वो आता है आपका, पहला आता है एक्सट्रीम्स, हाई लो, लो हाई, और एक आता है मीडियम मीडियम बीच का। तो ये आता है आपका होल्ड या सिलेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। 3 कैटेगरीज या कॉम्बिनेशंस एटलीस्ट आप, मुझे लगता है, याद कर लोगे। ठीक है, तो ये आप लिख लो, हो सकता है अब इस मैट्रिक्स पे फिर से क्वेश्चन आए, हो सकता है। ठीक है, तो अब याद कर लो। तो क्या पूछा है, इफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज लो एंड बिजनेस स्ट्रेंथ इज एवरेज, यानी कि मीडियम। पहले तो क्वेश्चन ही देखो गलत है, यहां एवरेज कुछ होता ही नहीं है, एवरेज होता ही नहीं है कुछ भी, यहां वर्ड यूज हो जाना चाहिए था मीडियम। ठीक है, पर एवरेज है, ठीक है, समझ में आ जाता है कि मीडियम है। बोलो, लो और मीडियम का कॉम्बिनेशन है, लो और मीडियम का कॉम्बिनेशन है तो आएगा हार्वेस्ट डाइवेस्ट। ठीक है, लो मीडियम का कॉम्बिनेशन है तो हार्वेस्ट डाइवेस्ट में आएगा। क्लियर है क्या, आई होप आप इसको लिख लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीएल मैट्रिक्स इज टेक्निक दैट इज यूज दैट इज बेस्ड ऑन द, बोलो एडीएल मैट्रिक्स काय पे बेस्ड है, काफी इजी है, मतलब हर थ्योरी का जो एक बेसिक होता है कि वो काय पे बेस्ड है। ठीक है, एडीएल मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इतना तो आपको क्लिक होना चाहिए, तो काफी इजी है। फिर ये भी काफी इजी है, आइडेंटिफाई द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन यूजिंग एडीएल मैट्रिक्स। ठीक है, पहला है आपका इंडस्ट्री का मैच्योरिटी, आप आइडेंटिफाई करो कौन से स्टेज में हो, फिर उसमें आप कहाँ हो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपका पोजीशन क्या है, और फिर आप प्लॉट करो, 2 बेसिस के बीच में आप प्लॉट कर लो, ऑल ऑफ अबाउट सारे के सारे आपके स्टेप्स हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा है, इसमें भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, बट इतना भी टफ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू ग्लुइक एंड जॉर्ज। 2 चीजें आपने पढ़ी है, एक ग्लुइक एंड जॉर्ज और एक आपने आई थिंक पॉटर, माइकल पॉटर का पढ़ा होगा। ठीक है, तो ग्लुइक एंड जॉर्ज ने आई थिंक वो दिया था स्टेबिलिटी, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, और एक आता है रिट्रेंचमेंट, ये सब ग्लुइक एंड जॉर्ज का था।
और पोर्टर का जो था अपना वो था डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस और कॉस्ट लीडरशिप, और एक है फोकस। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में आ रहा होगा। तो इसमें ग्लुइक एंड जॉर्ज के कौन से बस आइडेंटिफाई करने हैं। तो ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, बाकी ये दोनों तो पोर्टर के हैं ना। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। सिंपल है, फेयरली सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन गलत ड्राफ्ट हुआ है एज पर इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन सा 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आई डोंट नो क्यों, मतलब ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है चैंपियन, येलो, ग्रीन, ब्लैक, मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ब्लू बेल्ट आई थिंक आना चाहिए, पर क्यों रॉन्ग माना है इंस्टीट्यूट ने मुझे नहीं पता। चैंपियन भी है, ब्लैक बेल्ट भी है, मास्टर ब्लैक बेल्ट भी है। ठीक है, बाकी 3 है, एक ब्लू बेल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन मुझे गलत तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने गलत माना है तो ग्रेस मार्क मिलेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, पर ब्लू बेल्ट आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द पॉटर्स 5 फोर्स थ्योरी, लो रॉ मटेरियल सब्सटीट्यूट इज अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, ये भी सोचने वाला पॉइंट है कि अगर आपका रॉ मटेरियल का सब्सटीट्यूट कम है, सोच के देखो थोड़ा कि मैं रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हूं, उसके सब्सटीट्यूट्स काफी कम है, मतलब मैं रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि सब्सटीट्यूट है ही नहीं। सब्सटीट्यूट नहीं है, इसका क्या मतलब है कि मैं बाइंड हो गया, कि जो मेरे रॉ मटेरियल अभी सप्लायर है मुझे उन्हीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके अलावा मेरा उसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, तो मुझे वही लेना पड़ेगा और उन्हीं से लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, बायर का पावर है, सप्लायर का पावर है, न्यू एंट्री का थ्रेट है, या थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट एंट्री, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये सप्लायर के पावर की बात हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल कौन देता है, सप्लायर ना। इससे बायर का तो कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ अपने एंड प्रोडक्ट की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो अपने रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो उसका कनेक्शन किससे होता है, सब्सटीट्यूट से। तो अगर आपके रॉ मटेरियल के सब्सटीट्यूट्स कम है, मतलब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हाई सप्लायर पावर, ये सप्लायर पावर के बारे में बात करता है, अफेक्ट करता है। तो इजी है। फिर ये भी काफी इजी है कि कौन सा कॉमनली नोन लीडरशिप स्टाइल नहीं है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल है, कैरिज्मेटिक है, कैरिज्मेटिक आ गया है, मतलब है वो भी, ट्रांसफॉर्मेशनल वो भी है, इंडिपेंडेंट करके कोई ऐसा है ही नहीं, इंटरनेट पे भी आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। कैरिज्मेटिक मिल जाएगा, शायद आपके बुक्स में नहीं है, बट वो प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में अब डाल दिया गया है, इसलिए बता रहा हूं मैं। आई डोंट नो आपके मॉड्यूल में आया है कि नहीं। तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप है, और आपने सुना भी होगा, न्यूज में भी काफी पढ़ा होगा, बट इंडिपेंडेंट लीडरशिप टाइप ऐसा कोई स्टाइल नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टेक्निक्स। ये भी वर्ड सब्सटीट्यूट करके आपकी मेमोरी और आपका अटेंटिवनेस टेस्ट किया जा रहा है। प्रिमाइज कंट्रोल है, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस है, मॉनिटरिंग कंट्रोल। अब ये पढ़ के आपको लगेगा कि ये भी था, पर ऐसा एग्जैक्ट नहीं था। यहां मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल है। काफी कनेक्टेड वर्ड रिप्लेस किया है, तो पढ़ के एकदम से आइडेंटिफाई होगा ही नहीं, मुझे भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन थोड़े से भारी जाएंगे, तो आपको अच्छे से मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल भी आपने पढ़ा ही होगा। फिर है इसमें से सॉफ्ट फैक्टर क्या है, ये काफी इजी है, स्किल्स। ठीक है, हार्ड फैक्टर्स क्या थे, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी। तो स्किल एक ही है जो सॉफ्ट है। फिर है व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट ऑफ स्टाइल। 7S में स्टाइल का मतलब क्या है, किसकी स्टाइल, तो मैनेजमेंट की वर्किंग स्टाइल, डिसीजन मेकिंग स्टाइल को मतलब स्टाइल कहते हैं। तो ये हाउ इज द बिहेवियरल पैटर्न एंड मैनेजरल स्टाइल ऑफ द मैनेजर, उसको स्टाइल कहा जाता है। फिर है बैलेंस स्कोर कार्ड वॉज डेवलप फॉर इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यस, फाइनेंशियल एक उसका है, पर्सपेक्टिव है। एड्रेसिंग कस्टमर कंसर्न, यस, कस्टमर पर्सपेक्टिव भी है। ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस प्रोसेस से भी रिलेटेड पर्सपेक्टिव है, तो इसीलिए ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ अबाउ, तीनों उसमें कवर्ड होते हैं।
क्लियर है क्या? तो अगर आप इजी वाले देखोगे, मैं गिन लेता हूं रैंडम कितने मतलब है, 1 2 3 4 5 6। अब ये मैं रॉन्ग वाले को भी काउंट कर लेता हूं, ये भी इजी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के ऊपर आनी है, 20 21 22 23 24 25। अभी 2-3 और मुझे इजी लग रहे थे पर मैंने आपको टिक नहीं किया कि सबकी प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होती है, बट मैं बता रहा हूं 25 अप्रोक्सीमेटली इजी होते हैं। किसी के लिए 20 होंगे, किसी के लिए 22 होंगे, किसी के लिए 25 होंगे, किसी के लिए 28-30 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका मेमोरी पावर कैसा है, डिपेंड करता है आपने एसएम कितना डेप्थ में पढ़ा है, बट 20 तो मिनिमम आएगा, मेरा ऐसा मानना है 20 तो मिनिमम है। तो मुझे नहीं पता पूरे एफएमएसएम पेपर में लोग सिर्फ 35 ले रहे हैं, 36 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। अरे भाई 20 तो सिर्फ एसएम में ही आ जाते हैं। आप सोचो कि आप पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है? माइंडसेट ही गलत है आपका। कुछ भी टिक करके नहीं आना है। जो बहुत ही शॉर्ट है पहले वो टिक करने। अगर आपके वैसे ही 50 क्रॉस हो जा रहे हैं, वैसे ही आपके 50 क्रॉस हो रहे हैं, आप 50 शॉर्ट सॉल्व करके आ रहे हो, 60 शॉर्ट सॉल्व करके आ रहे हो, तो आपको तुक्के मारने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है, कितने इजी हैं, कौन से आउट ऑफ सिलेबस हैं, कौन से रॉन्गली ड्राफ्टेड हैं, कौन से मेमोरी पावर को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब मैंने आपको एनालिसिस बता दिया। आई होप आपको इस अपनी प्रिपरेशन में आपको हेल्प होगी कि आपको किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एफएम का दिसंबर का पेपर पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर लाइक कर देना और अपने सारे सेल्फ स्टडी वाले बच्चों से ये वीडियो आपको शेयर करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हो तो। थैंक यू सो मच।